क्वेश्चन नंबर 21, following are the summarized balance sheet of A Limited and B Limited as at 31st March 2008. बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। अब ये एक डिफरेंट क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच ए लिमिटेड का 10 लाख रुपए है और बी लिमिटेड का 6 लाख रुपया है। शेयर प्रीमियम ए लिमिटेड में 2 लाख रुपए की है, बी में कुछ नहीं है। देयर आफ्टर जनरल रिजर्व है दोनों में, पीएल का बैलेंस है, 10% डिबेंचर है, सिक्योर्ड लोन है और सन्ड्री क्रेडिटर है। लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है। इन्वेस्टमेंट ए लिमिटेड में क्या है? 5000 शेयर्स ऑफ बी लिमिटेड। आपको दिखाई दे रहा है इन्वेस्टमेंट क्या है? ए के पास 5000 शेयर बी लिमिटेड के हैं, ठीक है। अभी तक आपने कोई भी अमलगमेशन का केस नहीं किया था जिसमें इंटर कंपनी होल्डिंग हो, मतलब एक कंपनी दूसरे कंपनी के पहले से भी शेयर्स होल्ड कर रही हो, ठीक है बात। तो यहां पे ए लिमिटेड एक ऐसी कंपनी है जो बी लिमिटेड के पहले से भी कुछ शेयर होल्ड कर रखी है और वो 5000 शेयर होल्ड कर रखी है। बी लिमिटेड के टोटल नंबर ऑफ शेयर है ही कितने? देखिए जरा, 60,000। 6 लाख रुपए की शेयर कैपिटल है, 10 रुपए का शेयर है, यानी 60,000 नंबर ऑफ शेयर है। बी लिमिटेड के 60,000 नंबर ऑफ शेयर्स में से 5000 शेयर्स तो ऑलरेडी किसके पास हैं? ए लिमिटेड के पास पड़े हुए हैं। फिर है स्टॉक डेटर कैश एट बैंक। द कंपनीज एग्री ऑन अ स्कीम ऑफ अमलगमेशन ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। अमलगमेशन का टर्म्स क्या है? अ न्यू कंपनी इज टू बी फॉर्म बाय नेम ए बी लिमिटेड। एक नई कंपनी बनाई जाएगी जिसका नाम क्या होगा? ए बी लिमिटेड, ठीक है। AB Limited to take over all the asset and liabilities of the existing company। वो दोनों ही कंपनी के एग्जिस्टिंग कंपनीज A एंड B के सारे एसेट एंड लाइबिलिटीज को ले लेगी, सारे एसेट एंड लाइबिलिटीज, ऑल। क्या कुछ अभी तक इंडिकेशन मिली है? क्या मिली है? मर्जर का है, लेकिन सिर्फ ऑल ले लेने से काम नहीं बनेगा। किस पे लेना होगा आपको? बुक वैल्यू पे। ये भी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फॉर द पर्पस ऑफ अमलगमेशन द शेयर्स ऑफ द एग्जिस्टिंग कंपनी आर टू बी वैल्यूड एज अंडर। कह रहा है अमलगमेशन के लिए इन कंपनीज के शेयर की वैल्यूएशन की गई है। ए लिमिटेड के शेयर की वैल्यू है 18 रुपया पर शेयर और बी के शेयर की वैल्यू है 20 रुपया पर शेयर, ठीक है। फिर देखो, कंटिजेंट लाइबिलिटी ऑफ ए लिमिटेड ऑफ ₹60,000 इज टू बी ट्रीटेड एज एक्चुअल एग्जिस्टिंग लाइबिलिटी। कह रहा है ए लिमिटेड की 60,000 रुपए की कंटिजेंट लाइबिलिटी थी, उसको अब एग्जिस्टिंग एक्चुअल लाइबिलिटी मानी जाएगी, ठीक है। क्या ए लिमिटेड की बुक्स में आपको 60,000 की कंटिजेंट लाइबिलिटी दिख रही है? देखो, नहीं। कंटिजेंट लाइबिलिटी क्या बैलेंस शीट में दिखती है? नहीं, वो नोट्स टू अकाउंट में दिखती है। कंटिजेंट लाइबिलिटी नोट्स में दिखाई देती है। व्हाट डू मीन बाय कंटिजेंट लाइबिलिटी? व्हाट इज कंटिजेंट लाइबिलिटी? कंटिजेंट लाइबिलिटी का मतलब होता है वो लाइबिलिटीज जिसके अकर होने के चांसेस बहुत कम है, ठीक है। अगर जिसके अकर होने के चांसेस, जिस लाइबिलिटी के अकर होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, उनके लिए हम प्रोविजन नहीं बनाते। लेकिन जिसके अकरेंस के चांसेस नियरली 50% होते हैं, हम उसके लिए क्या बना लेते हैं? प्रोविजन भी, ठीक है। तो कंटिजेंट लाइबिलिटी का मतलब है कि वो लाइबिलिटी जिसके अकर होने के चांसेस बहुत कम है, स्टिल कंपनी को क्या करना पड़ता है? इसे अपने नोट्स टू अकाउंट में जरूर लिखना पड़ता है। भले ही आप इसके लिए प्रोविजन ना बनाएं, लेकिन फिर भी आपको अपने शेयर होल्डर्स को यह बात बतानी पड़ेगी बाय राइटिंग इट इन नोट्स टू अकाउंट। लेकिन कह रहा है कि ये जो कंटिजेंट लाइबिलिटी दूर दराज की लाइबिलिटी कह रही थी ए लिमिटेड, उसको कह रहा है एक्चुअल लाइबिलिटी माना जाएगा, ठीक है। यानी जब एबी लिमिटेड इन कंपनीज को ले रही है तो क्या कह रही है ए लिमिटेड को? तुम्हारी 60,000 रुपए की लाइबिलिटी मान के तुमको लेंगे। मतलब वैल्यूएशन थोड़ी सी कम कर दे रही है या ज्यादा कर दे रही है एबी लिमिटेड उसकी? एबी लिमिटेड क्या कर रही है? ऐसा बोल के ए लिमिटेड को क्या कर रही है? एबी लिमिटेड ने ए को बोला कि तुम्हारी जो कंटिजेंट लाइबिलिटी थी, जिसे तुम दूर दराज की लाइबिलिटी बोल रहे थे, कह रहे थे अकर नहीं होगी, उसको हम क्या मान ले रहे हैं? एक्चुअल लाइबिलिटी मान रहे हैं और उसके हिसाब से उसको पेमेंट करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? पेमेंट थोड़ी ज्यादा करने की बात कर रहे हैं या कम करने की? थोड़ा कम करने की। हम 60,000 रुपए काटने के चक्कर में है, ठीक है। बात बताइए जल्दी से, क्या लग रहा है? अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर या परचेज? अगर सारे एसेट एंड लाइबिलिटीज को बुक वैल्यू पे लिया जाता है देन इट इज मर्जर, और अगर बुक वैल्यू पे न लिया जाए देन इट इज कॉल्ड परचेज। क्या है ये? मर्जर की परचेज? स्टिल मर्जर है। यहां पे ध्यान दीजिएगा, आप ऐसा नहीं कह सकते कि 60,000 रुपए की वो लाइबिलिटी एक्स्ट्रा बुक वैल्यू से बढ़ा के ले रहा है।
ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहां पे वो क्या लिखता है, 60,000 विल बी ट्रीटेड एज एक्चुअल एग्जिस्टिंग लायबिलिटी। अंडरलाइन कीजिए वर्ड एग्जिस्टिंग। कंटिंजेंट लायबिलिटी को वो एक्चुअल लायबिलिटी मान ले रहा है, बस ये नहीं कह रहा है, कह रहा है एक्चुअल एग्जिस्टिंग लायबिलिटी मानेंगे। एक्चुअल एग्जिस्टिंग लायबिलिटी का मतलब क्या हुआ, ए लिमिटेड को कह रहा है कि पहले उसको बुक्स में एग्जिस्ट कराओ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम उसको क्या करेंगे, कंटिंजेंट लायबिलिटी वाली बैलेंस शीट को ही उठा के ले जाएंगे। कह रहा है कंटिंजेंट लायबिलिटी को तुम एक्चुअल लायबिलिटी बनाओ, वो एक्चुअल एग्जिस्टिंग लायबिलिटी होगी और फिर हम उसको टेकअप करेंगे। बात समझ में आई सबको? यानी बुक वैल्यू किससे चेंज करा रहा है वो, ए से ही, क्योंकि वो एक्चुअल एग्जिस्टिंग लायबिलिटी की तरह उसको लेगा, ठीक है। वो बुक्स में एग्जिस्ट करेगी और फिर उसके बाद उसे लेगा, यानी बुक वैल्यू बदलेगा क्या, नहीं। सब कोई बात समझ में आ गई? तो अब ए लिमिटेड को एक जर्नल एंट्री करनी पड़ेगी 60,000 रुपए की लायबिलिटी बुक्स में लाने के लिए। बताइए जर्नल एंट्री क्या होती है, एक लायबिलिटी को बुक्स में लाना है तो? हाँ, किसी भी लायबिलिटी को बुक्स में लाना है तो उसके लिए एंट्री क्या होती है? कोई भी प्रोविजन आप क्रिएट करते हो, क्या एंट्री मारते हो? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर सो एंड सो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर सो एंड सो। सारे प्रोविजन कैसे बनते हैं, पीएल को डेबिट करके, ठीक है। तो अगेन आपको एक लायबिलिटी अपनी बुक्स में लानी है, क्रेडिट बैलेंस लाना है, तो डेबिट क्या होता है, पीएल ही होता है। किसी भी लायबिलिटी को अगर आपको बुक्स में लाना है तो यू नीड टू डेबिट योर पीएल। हम लोग एंट्री मारेंगे यहां पे पीएल अकाउंट डेबिट टू क्या, कंटिंजेंट लायबिलिटी, ठीक है। और या फिर इस कंटिंजेंट लायबिलिटी को आप कंटिंजेंट लायबिलिटी नहीं बोल रहे हैं, एक दूसरा नाम दे देते हैं अदर लायबिलिटी। हम अपनी बुक्स में एक लायबिलिटी ले आएंगे जिसका नाम होगा पीएल अकाउंट डेबिट टू अदर लायबिलिटी। और पता है पीएल में डेबिट उन खर्चों के रिस्पेक्ट में किया जाता है, उन लायबिलिटीज के रिस्पेक्ट में किया जाता है जो करंट ईयर को बिलोंग करती है। लेकिन अगर आपकी लायबिलिटी ऐसी है जो करंट ईयर को बिलोंग नहीं कर रही है, ये पहले की कोई लायबिलिटी है, ठीक है, तो अपने बुक्स में पता है हमें किसे डेबिट करना पड़ता है, जनरल रिजर्व को। अगर वो करंट ईयर को बिलोंग करती है देन वी डेबिट पीएल, एंड इफ इट डजंट रिलेट टू करंट ईयर देन वी डेबिट जनरल रिजर्व, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि ये जो कंटिंजेंट लायबिलिटी होगी वो अभी अभी ताजा बनाई गई होगी या पहले से बनाई हुई होगी। अगर आपको लग रहा है कि कंटिंजेंट लायबिलिटी पहले से बनाई हुई है देन यू नीड टू डेबिट योर जनरल रिजर्व। इन केस आप कहते हो ये ताजा अभी कंटिंजेंट बनी थी और इसी को अभी तुरंत क्या बना दिया जा रहा है, एक्चुअल, देन यू नीड टू डेबिट योर पीएल अकाउंट, ठीक है। ऑल्दो हम जनरल रिजर्व डेबिट करें या पीएल डेबिट करें फर्क पड़ेगा नहीं, क्यों, क्योंकि दोनों से रिजर्व एंड सरप्लस ही कम हो रहा है, ठीक है। तो कंपनी के अल्टीमेटली कोई बहुत बड़ा असर आने वाला नहीं है, आप जहां कहोगे वहां हम डेबिट कर देंगे इसे। उसके बाद देखिएगा, द शेयर होल्डर ऑफ ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड आर टू बी पेड बाय इशूइंग सफिशिएंट नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ ए बी लिमिटेड एट अ प्रीमियम ऑफ 16 पर शेयर। कह रहा है ए लिमिटेड और बी लिमिटेड के शेयर होल्डर को ए बी लिमिटेड का शेयर दिया जाएगा 6 रुपए के प्रीमियम पे। यानी ए बी लिमिटेड के एक शेयर की कीमत कितनी लगाई गई है, 16 रुपया, ठीक है। अगर पुरानी कंपनी के शेयर की वैल्यू, नई कंपनी के शेयर की वैल्यू सब कुछ दी हुई है तो आप यहां पे क्या कंप्यूट कर सकते हो, स्वैप रेशियो, ठीक है। और इस स्वैप रेशियो की मदद से क्या कंप्यूट हो जाएगा, पीसी। तो अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर हो गया। और पेमेंट कौन सा हो गया, नेट पेमेंट मेथड या फिर एसेट मेथड, नेट पेमेंट मेथड या नेट एसेट मेथड, पेमेंट मेथड। कितना देना है ये पता चल गया, स्वैप रेशियो दिया है मतलब पेमेंट पता है, ठीक है। फेस वैल्यू ऑफ द शेयर ऑफ एबी लिमिटेड इज टू बी ऑफ ₹10 ईच। एबी लिमिटेड के शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपया है और 6 रुपए के प्रीमियम पे देंगे, यानी 16 रुपए पे देंगे। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द परचेज कंसिडरेशन, दैट इज द नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड टू ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड। ए लिमिटेड और बी लिमिटेड को कितने कितने शेयर्स इशू करने हैं आपको ये बताना है, ठीक है। पीसी इन रूपी नहीं बताना है, ध्यान से सुन लीजिए क्वेश्चन को। कैलकुलेट द परचेज कंसिडरेशन, और ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, दैट इज नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड। तो यू हैव टू टेल पीसी नॉट इन रूपी वैल्यू, आपको पीसी अमाउंट में नहीं बताना है, कैसे बताना है, इन नंबर ऑफ शेयर्स। लेकिन जनरल एंट्री वगैरह करने के लिए हमें अमाउंट भी चाहिएगा तो हम दोनों निकाल लेंगे, अमाउंट भी निकाल लेंगे और नंबर ऑफ शेयर्स भी निकाल लेंगे। अब आपको नहीं लिखना है, सिर्फ हमें लिखना है। पहले हम सारी बात समझेंगे उसके बाद लिखेंगे, ठीक है। आप लिखोगे नहीं, सिर्फ देखोगे। ए के शेयर्स की कीमत लगाई गई है 18 रुपया और बी के शेयर की कीमत लगाई गई है 20 रुपया। इसका क्या मतलब हुआ, कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं ए और बी के, नंबर ऑफ शेयर्स ए के हैं 1 लाख और बी के कितने हैं 60,000, ठीक है, इनटू वैल्यू ऑफ 1 शेयर
18 रुपया। इसके शेयर की कीमत लगाई गई 18 रुपया, यानी इसकी पीसी कितनी बनती है? 1 लाख शेयर पे हमको कितना देना है इसको? 18 लाख। बात समझ में आ गई? शेयर की कीमत लगाने का मतलब हो गया कि हम एक शेयर की कीमत लगा दी है 18 रुपया, तो 1 लाख शेयर इस कंपनी के है तो 18 लाख रुपया हमको देना है। ठीक है, कैसे देंगे ये 18 लाख रुपया? इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर, और इक्विटी शेयर मेरा कितने का है? 16 रुपया। ठीक है, तो डिवाइडेड बाई वैल्यू ऑफ शेयर ऑफ न्यू कंपनी। नई कंपनी की शेयर की वैल्यू 16 रुपया हो गई, तो नंबर ऑफ शेयर इशूड कितने हो गए? ये निकल गया। बताइए कितना? 18 लाख डिवाइडेड बाई 16, 1,12,500। अब एक बात बताइए, 1,12,500 नंबर ऑफ शेयर अगर हम दे देते हैं ए लिमिटेड को, तो क्या ए लिमिटेड का सब कुछ अब मेरा है? जल्दी बताइए, अगर हमने ए लिमिटेड को 1,12,500 शेयर इशू कर दिए, तो क्या ए लिमिटेड का अब सब कुछ मेरा हो गया कि नहीं? इसमें जो लैंड एंड बिल्डिंग दी है, प्लांट एंड मशीनरी दी है, ये सब कुछ मेरा हो गया कि नहीं? अरे हो गया, इसी का तो पैसा दे रहे हैं। उसकी एसेट और लायबिलिटीज को हम एक्वायर कर रहे हैं, इसीलिए तो हम उसको पैसा दे रहे हैं इतना। ठीक है, अगर हमने इक्विटी शेयर होल्डर को इतने नंबर ऑफ शेयर्स दे दिए, तो इसका मतलब है हमने कंपनी की पूरी कीमत पे कर दी। ठीक है, तो ए लिमिटेड का सब कुछ अब मेरा हो गया। क्या क्या हो गया? आइए देखिए, लैंड एंड बिल्डिंग 9 लाख की हो गई मेरी, हो गई। क्या प्लांट एंड मशीनरी 5 लाख की मेरी हो गई, हो गई। क्या इन्वेस्टमेंट दैट इज 5,000 शेयर्स ऑफ बी लिमिटेड जो है, क्या वो भी मेरा हो गया, हो गया। पता है, हमने 5,000 शेयर जो बी लिमिटेड के हैं उसकी कीमत ऑलरेडी पे कर दी। अब एक बात बताइए, जब हम बी लिमिटेड को अपने में अमलगमेट करेंगे, तो क्या इसे 60,000 शेयर का पैसा देंगे या सिर्फ 55,000 शेयर का पैसा? सिर्फ 55,000 शेयर का पैसा। पता है, इसके 5,000 शेयर ऑलरेडी किसके पास थे? ए लिमिटेड के पास। ठीक है, और 55,000 शेयर इसके बाकी पब्लिक के पास हैं। जब हमने ए लिमिटेड खरीदा, तो बी लिमिटेड के शेयर्स इसके पास इन्वेस्टमेंट के तौर पे रखे हुए थे, और वो भी हमने खरीद लिए। जब हमने ए लिमिटेड खरीदा, तो इसका सब कुछ अब मेरा हो गया। 5,000 शेयर्स की जो इन्वेस्टमेंट थी बी लिमिटेड में, वो भी मेरी हो चुकी है। अब हमको इस कंपनी को खरीदने के लिए 60,000 की पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 55,000 शेयर की पेमेंट करेंगे। सबको इतनी बात समझ में आ गई? तो व्हेनेवर यू आर परचेजिंग वन कंपनी, और उस कंपनी में आपने दूसरी कंपनी के शेयर्स भी हेल्ड कर रखे हैं, तो दूसरी कंपनी को परचेज करते समय आपको वो पूरे नंबर ऑफ शेयर्स की पेमेंट नहीं करनी है, सिर्फ उतने शेयर्स की पेमेंट करनी है जो अभी पब्लिक के पास है। ठीक है, 5,000 शेयर्स तो इसके घूम फिर के मेरे पास ही आ रखे हैं, अब थोड़ी ना उसको पेमेंट करना है। ऐसे समझो, इसके 5,000 शेयर्स अब किसके पास आ चुके हैं? ए बी लिमिटेड के पास है। ठीक है, ए लिमिटेड के पास थे, ए लिमिटेड को हमने खरीद लिया, तो अब मेरे पास आ गए हैं। तो उस 5,000 शेयर्स को हमको नहीं पेमेंट करना है, बाकी 55,000 शेयर्स की पेमेंट करनी है। ठीक है, तो हम इसको बाइफरगेट कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि 5,000 शेयर्स तो इसके अलग हो गए, जो ए लिमिटेड के साथ ही हमने खरीद लिए। ठीक है, अब बचे 55,000, बस इसकी बात करते हैं। ये 5,000 शेयर्स तो किसके पास थे? दिस वॉज हेल्ड बाई ए, दिस वी नीड टू इग्नोर। और अब 55,000 की बात करते हैं। एक शेयर की कीमत कितनी लगाई गई? 20 रुपया। कितना हो गया? 11 लाख। शेयर की वैल्यू 16 रुपया। कितने शेयर इशू करेंगे? 68,750। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? यही क्वेश्चन पार्ट 1 की रिक्वायरमेंट थी क्वेश्चन में। दिस इज क्वेश्चन नंबर 21 पार्ट 1। आगे हमसे जर्नल एंट्रीज भी करवाएगा, बैलेंस शीट भी बनवाएगा, तो हम लोग एक काम करते हैं कि पीसी भी यहीं पे निकाल लेते हैं, इन रूपी वैल्यू भी। ठीक है, कंप्यूटेशन ऑफ पीसी, इक्विटी शेयर कैपिटल और सिक्योरिटी प्रीमियम। इक्विटी शेयर कैपिटल कैसे निकालोगे? 1,12,500 इंटू 10 कर दीजिए। 1,12,500 नंबर ऑफ शेयर है, इंटू 10 करेंगे तो इक्विटी शेयर कैपिटल हो जाएगा, इंटू 6 करेंगे तो सिक्योरिटी प्रीमियम हो जाएगा। इक्विटी शेयर कैपिटल हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे ₹10 के हिसाब से ये है, और सिक्योरिटी प्रीमियम 6 रुपए के हिसाब से ये है। लिखवाइए हमको 1,12,500 इंटू 10, तो ये हो गया 11,25,000,
और इंटू 6 करेंगे तो थोड़ा तेज बोलिए ना। 6,75,000, 6,87,500 और इंटू 6 करेंगे तो 4,12,500। 18 लाख और 11 लाख। इसी क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट, पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड फॉर द ट्रांसफर ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज। ए लिमिटेड पुरानी वाली कंपनी है, उसकी बुक्स में जर्नल एंट्रीज करनी है एसेट एंड लायबिलिटीज ट्रांसफर करने की। एसेट एंड लायबिलिटीज ट्रांसफर करने की जर्नल एंट्री का मतलब क्या हुआ? वही रियलाइजेशन अकाउंट वाली सारी एंट्री, एसेट एंड लायबिलिटीज ट्रांसफर करके खाते बंद कराने की एंट्री आपसे कह रहा है, करिए। ठीक है, तो खाते बंद करवा दीजिए जरा ए लिमिटेड के। सेकेंड, जर्नल एंट्रीज in the books of A Limited। बहुत आसान सी चीज होती है, सारे एसेट एंड लायबिलिटीज को बुक वैल्यू पे हम क्या करते हैं, रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर देते हैं, खाते अपने आप बंद हो जाते हैं। ठीक है, ए लिमिटेड सबसे पहले तो एक एंट्री करेगी जिससे एक लायबिलिटी जो कंटीजेंट की तरह दिखाई दे रही थी उसे बुक्स में लाएगी। ठीक है, तो क्लोज करने से पहले एक लायबिलिटी पहले क्रिएट करते हैं और फिर उसको क्लोज भी करेंगे। ठीक है, तो पहले एक लायबिलिटी क्रिएट जो करनी है वो लाइए। लायबिलिटी जो भी हम बुक्स में लेके आते हैं वो लाते हैं थ्रू पीएल, लेकिन अगर वो करंट ईयर को बिलोंग कर रही होती है, अगर आपको जरा भी डाउट है कि पता नहीं हो सकता है वो करंट ईयर को है कि नहीं है, तो यू कैन बेटर डेबिट जनरल रिजर्व। ठीक है, तो आई एम डेबिटिंग जनरल रिजर्व हियर, जनरल रिजर्व डेबिट टू अदर लायबिलिटी। कितने रुपए की थी? कितने की थी? 60,000। अगर आप में से कोई ये कहना चाहता है सर हम तो पीएल को डेबिट करेंगे, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से पीएल को डेबिट कर सकते हैं। दूसरी एंट्री, सारे एसेट्स को क्लोज करिए, एंट्री कीजिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ऑल एसेट्स। सारे एसेट का नाम लिखवाइए। ए के लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, टू इन्वेस्टमेंट, टू स्टॉक, टू डेटर, टू कैश एट बैंक। लैंड एंड बिल्डिंग 9 लाख, प्लांट एंड मशीनरी 5 लाख, इन्वेस्टमेंट 80,000, स्टॉक 5,20,000, डेटर 4,10,000, कैश एट बैंक 30,000। कितना हो गया डेबिट रियलाइजेशन? 24,40,000। तीसरी एंट्री, सारी लायबिलिटी डेबिट करा दीजिए हमको। 10% डिवेंचर डेबिट 5 लाख, सन्ड्री क्रेडिटर डेबिट डेबिट 2,60,000। और देखो अभी एक लायबिलिटी आप क्रिएट किए थे, इसको भी तुरंत बंद कीजिए क्योंकि कंपनी बंद हो रही है अब। ठीक है, तो बस क्रिएट करना था क्योंकि नई वाली कंपनी कह रही थी कि हमको एग्जिस्टिंग लायबिलिटी टेकअप करनी है 60,000 की। ठीक है, तो बस लायबिलिटी बनाए 60,000 रुपए की और तुरंत खत्म करने जा रहे हैं ये। अदर लायबिलिटी डेबिट 60,000 टू रियलाइजेशन। कितना है रियलाइजेशन? ये 8,20,000। नेक्स्ट एंट्री होती है पीसी आएगी उसकी एंट्री। ठीक है, पीसी आएगी, डेबिट किसको करेंगे? एबी लिमिटेड,
AB लिमिटेड डेबिट टू कितने से AB लिमिटेड को डेबिट करें? कितना था पीसी? 18 लाख ना? 18 लाख टू रियलाइजेशन $18 लाख। फिफ्थ एंट्री, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 10 लाख, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट 2 लाख, जनरल रिजर्व डेबिट, जनरल रिजर्व कितना डेबिट जल्दी बोलो? 3 लाख, 2,40,000, 60,000 तो ऑलरेडी कम हो ही चुका है आपका, ठीक है। 2,40,000, 60,000 आप पहले ही डेबिट कर दिए थे। पीएल 1,80,000 और रियलाइजेशन कितना डेबिट होगा? रियलाइजेशन में प्रॉफिट है, देख लो। डेबिट कितना है रियलाइजेशन? 24,40,000 और क्रेडिट कितना है? 8, 20 और 18 कितना होता है ये? 26,20,000, 26,20,000 और ये डेबिट था 24,40,000, कितना हो गया? 1,80,000, 1,80,000 और रियलाइजेशन डेबिट। ये क्या डेबिट किए हैं? 1,80,000, इसका नाम दीजिए, ये क्या है? दिस प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन, ठीक है। टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट कितना हो गया? ये जोड़ के बताइए। हाँ, कितना? 18 लाख, $18 लाख रुपया। और फिर इक्विटी शेयर होल्डर का खाता बंद हो जाता है। इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर इन एबी लिमिटेड, ठीक है। 18 लाख रुपया का इसको इक्विटी शेयर मिल जाएगा, यही तो पीसी थी। क्या क्या खाता बच जाता है इसमें हम दिखाएं, क्या क्या बच जाते हैं। जैसा देखेंगे एक बार एंट्रीज देखिए सारी। देखिए ये सारे खाते बंद हो गए, ठीक है। रियलाइजेशन में एसेट एंड लायबिलिटीज लाके आप सब कुछ बंद कर दिए थे। फिर आपने किया एबी लिमिटेड डेबिट टू रियलाइजेशन और फिर इक्विटी शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर इन एबी लिमिटेड, ठीक है। अब बच क्या रहा है? एक खाता ये बच जाता है इक्विटी शेयर इन एबी लिमिटेड और एक खाता ये बच जाता है एबी लिमिटेड। तो एबी लिमिटेड जब पीसी देता है तो हम अपने यहां एक एंट्री और करते हैं, इक्विटी शेयर इन एबी लिमिटेड डेबिट टू एबी लिमिटेड 1,18 लाख रुपया। बस सब कुछ खत्म हो जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, पास जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एबी लिमिटेड फॉर द एक्विजिशन ऑफ ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड। ए लिमिटेड और बी लिमिटेड की एक्विजिशन वाली जनरल एंट्री करनी है, ठीक है। मतलब यू हैव टू मेक जनरल एंट्री बिजनेस मर्जर अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर्स ऑफ ओल्ड कंपनी, ये वाली जनरल एंट्री करनी है आपको। अब इसके लिए हम लोग ये देख लेते हैं कि हम लोग जनरल रिजर्व और रिजर्व के जो बैलेंसेस होते हैं उन्हें हम क्या करते हैं, एडजस्ट कर देते हैं अगर हम इक्विटी शेयर कैपिटल से ज्यादा पीसी दे रहे होते हैं, ठीक है। आइए ए लिमिटेड का केस देखिए। ए लिमिटेड को पीसी कितनी दे रहे हैं? 18 लाख। उनका शेयर कैपिटल है कितना? उनका शेयर कैपिटल कितना है? 10 लाख, ठीक है। लिख के करते हैं हम। पीसी टू ए लिमिटेड is equal to how much? 18 lakh. Equity share capital of A limited is equal to 10 lakh. ठीक है। Amount to be adjusted. Amount to be adjusted to reserve. Amount to be adjusted to reserve how much? 8 lakh. ठीक है।
इसका मतलब ये होता है कि हम 8 लाख रुपए का रिजर्व नहीं लाएंगे। क्लियर? अब जरा देखिए 8 लाख का रिजर्व नहीं लाना है, कैसे कैसे ना लाएं। सबसे पहले जनरल रिजर्व को खाली कर दीजिए। अब आपने एक जनरल एंट्री वहां पे देखी थी हमसे, एक बार वापस से जनरल एंट्री खोलो, हम बस पढ़ते जाएंगे, आप मिलाते जाना जहां पे आपने जनरल एंट्री लिखी थी। अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर की जनरल एंट्री देख रहे हैं, जो एसेट एंड लायबिलिटीज लाने की एंट्री थी। शुरू करें बोलना। आपने किया था एसेट डेबिट किया है, उसके बाद किया था पीएल डेबिट, और ये बात अभी हमने नहीं बताई थी। 2, उसके बाद सारी लायबिलिटीज थी और उसके बाद रिजर्व लिखना शुरू किया था। सबसे पहले लिखा था 2 जनरल रिजर्व लिखा है। तो सबसे पहले खाली पता है किसको करना है? जनरल रिजर्व को। अगर हमको 8 लाख रुपया नहीं लाना है तो इसमें से पहले कौन सा नहीं लाएंगे? जनरल रिजर्व। जिस ऑर्डर में लिखे उसी ऑर्डर में खाली करना है, खाली करते जाइए। जनरल रिजर्व कितने का है ए लिमिटेड में? हाँ 240, 240 खाली कर दीजिए। 240 ये नहीं आएगा, कितना अभी और नहीं आएगा, 8 लाख में से 240 हटा दिया, 8 लाख रुपया का रिजर्व हमको नहीं लाना है, क्योंकि हम 10 लाख की बजाय 18 लाख रुपया दे रहे हैं। तो हम कहेंगे 8 लाख में से सबसे पहले तो 2,40,000 जनरल रिजर्व का नहीं आएगा। कितना बच गया? 560। जनरल रिजर्व के बाद नीचे हमने उसके लिखा था 2 पीएल। ठीक है, अगर जनरल रिजर्व ना आए पूरा तो उसके बाद क्या चीज काटना है? पहले जनरल रिजर्व काटना है, एंट्री उसी ऑर्डर में लिखवाए, फिर पीएल काटना है। अब पीएल कितना है देखो, 180, ये भी नहीं आएगा, 180 ये भी हटाइए। अभी और कितना बच गया? हाँ 3,80,000, 3.8 लाख का अभी और रिजर्व नहीं आएगा। ठीक है, जहां देखिए इसे हमने जनरल रिजर्व लिखा, पीएल लिखा, फिर क्या लिखा? हाँ कैपिटल रिजर्व। जब देखिए यहां कैपिटल रिजर्व है क्या? नहीं। फिर उसके बाद क्या लिखे हैं? एनी अदर रिजर्व। कैपिटल रिजर्व के बाद हमने लिखा है एनी अदर रिजर्व। कोई और रिजर्व है क्या? देखो कोई और रिजर्व है क्या? है रिजर्व, ध्यान दीजिए, सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम भी जरा खाली करिए तो 2 लाख का सिक्योरिटी प्रीमियम भी खाली कर दिए। कितना बचा? 1.8 लाख। उसके बाद हमने लिखा था स्टैट्यूटरी रिजर्व। ध्यान दीजिएगा, स्टैट्यूटरी रिजर्व खाली नहीं हो सकता है, स्टैट्यूटरी रिजर्व खाली नहीं हो सकता है, बस यहीं तक का खाली होगा। क्या क्या खाली होगा? सबसे पहले नंबर 1 जनरल रिजर्व, फिर क्या खाली होगा? पीएल, फिर क्या खाली होगा? कैपिटल रिजर्व, फिर क्या खाली होगा? बाकी रिजर्व। उसके बाद स्टैट्यूटरी रिजर्व खाली नहीं होगा। अब जितना बच गया, देखिए अभी भी 1.8 लाख का रिजर्व हमको खाली करना है, लेकिन ये बच गया है ही नहीं उस कंपनी में, तो पता है इतना हमको घाटा हो गया। ठीक है, इतना रिजर्व और होता तो हम काट देते, लेकिन इतना रिजर्व अब है ही नहीं, फिर भी हमने दिया है उनको, तो ये 1.8 लाख का घाटा हो गया। यही क्या है? पीएल का डेबिट बैलेंस। क्लियर है सबको? चलिए इसके लिए जब हम एंट्री करेंगे दूसरी वाली एसेट एंड लायबिलिटीज को लाने की, तो 1.8 लाख आपको क्या करना होगा? पीएल डेबिट करना होगा। क्लियर है? स्टार्ट करिए जनरल एंट्री करना। चलिए लिखते जाएं तो ज्यादा अच्छी बात होती जाएगी। थर्ड, जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ AB लिमिटेड। सबसे पहली एंट्री, बिजनेस मर्जर अकाउंट डेबिट टू liquidators of A limited to liquidators of B limited। liquidators of A limited की पीसी थी 18 लाख रुपया और इनकी पीसी थी 11 लाख रुपया, दोनों मिला के हो गया 29 लाख रुपया। 29 लाख रुपया में ये मर्जर हो रहा है। ऐसे समझिए, अब हम जनरल एंट्री करने जा रहे हैं दूसरी वाली, लेकिन ये समझ लीजिए कि हमने ये सब आपको नहीं समझाया है। ठीक है, ये बात हमने आपको नहीं समझाई है और फिर भी जनरल एंट्री मार रहे हैं। देखिए क्या हम लोग जनरल एंट्री कर पा रहे हैं। दूसरी बात, एसेट और लायबिलिटीज को लाना है। एसेट डेबिट कराइए सारे। लैंड एंड बिल्डिंग पहले ए लिमिटेड के लाते हैं, फिर बी लिमिटेड के लाएंगे। ए लिमिटेड के लाएं। लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट कितने की? 9 लाख।
देन प्लांट एंड मशीनरी डेबिट 5 लाख, देन इन्वेस्टमेंट डेबिट 80,000, देन स्टॉक डेबिट 5 लाख 20,000, देन डेटर डेबिट 4,10,000, देन बैंक डेबिट 30,000, और हमने कहा था पीएल डेबिट बैलेंसिंग फिगर, यही बोला था ना। अभी कुछ नहीं भरेंगे, भूल जाइए 1,80,000 जो हमने निकलवाया है। टू लाइबिलिटी 10% डिवेंचर, हाउ मच 5 लाख, देन टू सन्ड्री क्रेडिटर 2,60,000, टू अदर लाइबिलिटी 60,000। पता है पुरानी वाली कंपनी ने ए लिमिटेड ने ये अदर लाइबिलिटी वाली एंट्री करके फिर क्या दी थी, उस एबी लिमिटेड को दिया था कि चलो अब मर्ज करो, ठीक है। तो ये भी उनकी बुक्स में आया, हो गया सारा लाइबिलिटी। टू बिजनेस मर्जर, सिर्फ ए लिमिटेड वाला लिखिएगा, बिजनेस मर्जर कितने का 18 लाख रुपया। अब एक काम करिए, जब बैलेंसिंग फिगर देखिए कितना आ रहा है, 1,80,000 आ रहा है, इसीलिए हमने इस एंट्री में ना 1,80,000 पीएल के सामने बैलेंसिंग फिगर लिखवा दिया था कि बैलेंसिंग फिगर जितना बच जाए, अगर आपके रिजर्व्स मिलाते हुए उससे ज्यादा आप पेमेंट कर दिए। बस कैसे देखना है कि देखिए पीसी हमने दी 18 लाख, शेयर कैपिटल कितने का 10 लाख, ठीक है। तो 8 लाख हमको एडजस्ट करना है कहां से, रिजर्व। लेकिन हम देख रहे हैं रिजर्व 8 लाख का ही नहीं। अगर 8 लाख रुपए का रिजर्व नहीं है तो आप रिजर्व को इग्नोर कर दीजिए। देखिए यही किया, लायबिलिटी लाए लेकिन रिजर्व नहीं लाए, और जितना बैलेंसिंग फिगर है कहां डाल दिए, पीएल। और लेकिन अगर सर्टेनिटी से निकालना सीखना है तो परफेक्ट बात करते हैं एकदम, ठीक है। कैसे परफेक्ट बात होगी, 18 लाख रुपए की पीसी देंगे जबकि 10 लाख रुपए का शेयर कैपिटल ला रहे हैं, तो 8 लाख रुपए का रिजर्व काटना शुरू करेंगे। कैसे काटेंगे, एक एक करके काटना शुरू किया। पहले 240 काट दिया हमने जनरल रिजर्व। 240 क्यों काटा, 60,000 जनरल रिजर्व पहले ही खत्म हो चुका है, ठीक है। 240 जनरल रिजर्व काट दिए, 180 फिर क्या काटे, पीएल। फिर उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम 2 लाख का काटे। अभी भी 1,80,000 काटने के लिए नहीं है, नहीं काटने के लिए तो अपना गला काट लेते हैं, इसी को कहा जाता है पीएल डेबिट करना, ठीक है। जब रिजर्व कुछ काटने के लिए नहीं है तो हमने अपने आप को ही काट लिया, 1,80,000 का पीएल डेबिट कर दिया। चलिए नेक्स्ट, अब हमको एसेट एंड लायबिलिटीज लानी है किसकी, दूसरी वाली कंपनी की। एक बार कैसे करना पसंद करेंगे, ये बैलेंसिंग फिगर तो बेमानी है, ऐसे समझिए, बैलेंसिंग फिगर लगाना तो बेमानी है, समझ के करना एक दूसरी बात है। तो एक बार फिर से समझ के करते हैं हम लोग। बी लिमिटेड के लिए एंट्री कैसे करेंगे, पीसी टू बी लिमिटेड हमको बताइए कितना है, तो हम लोग इंटेलिजेंटली कंप्यूट करें उसको। पीसी टू बी लिमिटेड 11 लाख, पीसी टू बी लिमिटेड 11 लाख। इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ बी लिमिटेड कितना, 6 लाख। तो रिजर्व में कितना एडजस्ट करना है, 5 लाख। 5 लाख रुपया का रिजर्व में एडजस्टमेंट का मतलब होता है 5 लाख का रिजर्व नहीं लाएंगे। तो लेटर स्टॉक की 5 लाख का रिजर्व कैसे नहीं लाएंगे, आइए 5 लाख माइनस, सबसे पहले जनरल रिजर्व मत लाइए, कितना है 2.5 लाख, ठीक है। 2.5 लाख नहीं लाएंगे, बचेगा कितना 2.5 लाख। और अब और क्या नहीं लाए, पीएल मत लाइए 1,60,000 का, 1,60,000 का पीएल भी नहीं लाएंगे, कितना बच गया, हाँ 90,000, 0.9 लाख। 90,000 रुपया का हम पीएल क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। तो हमें 90,000 रुपए का पीएल डेबिट करना होगा जब हम क्या लाएंगे, एसेट एंड लायबिलिटीज बी लिमिटेड की। लेकिन एक बात और, जैसे ही हम बी लिमिटेड को लेके आएंगे, जैसे ही हम बी लिमिटेड को लेके आएंगे, क्या ये इन्वेस्टमेंट अब मेरी इन्वेस्टमेंट कहलाएगी। जैसे ही हम बी लिमिटेड को अपने अंदर ले लेंगे, क्या बी लिमिटेड नाम की कोई कंपनी रह गई है, नहीं।
तो क्या शेयर्स इन बी लिमिटेड, ये इन्वेस्टमेंट का नाम क्या है, शेयर्स इन बी लिमिटेड, क्या ये इन्वेस्टमेंट अभी भी मेरा इन्वेस्टमेंट है? और ये खत्म हो गया, कंपनी खत्म हो गई। बी लिमिटेड नाम की कोई कंपनी नहीं है, तो ए बी लिमिटेड में जैसे ही मर्ज होगी वैसे ही ये इन्वेस्टमेंट खत्म हो गया। तो क्या करना होगा, इस इन्वेस्टमेंट को राइट ऑफ करना होगा कि नहीं? इस इन्वेस्टमेंट को राइट ऑफ करना होगा। आप अगर किसी कंपनी के शेयर्स रखे हुए हो और आप उसी कंपनी को अमलगमेट कर लेते हो, तो जितना आपने उस कंपनी में पैसा लगा रखा था, शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, वो अब खत्म हो गई, क्योंकि वो कंपनी आपकी हो गई। अब कोई इन्वेस्टमेंट थोड़ी ना है उस कंपनी में। तो जैसे ही हम किसी कंपनी को अमलगमेट करते हैं जिसमें मेरे पास पहले से शेयर्स होते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसे राइट ऑफ करना पड़ेगा। ठीक है, राइट ऑफ कैसे होता है, राइट ऑफ की एंट्री बताइए। कोई भी एसेट राइट ऑफ करनी हो, वेदर इट इज इन्वेस्टमेंट और एनीथिंग, कैसे राइट ऑफ होता है? पीएल अकाउंट डेबिट टू फलाना फलाना एसेट, हमें एक एंट्री करनी होगी, पीएल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट 80,000। ठीक है, तो अगर आप कंबाइंड एंट्री करोगे, एक या तो अलग से एंट्री कर लेते हैं पीएल डेबिट टू इन्वेस्टमेंट 80,000, और या तो कंबाइंड एंट्री अगर हम लोग करते हैं तो पता है पीएल को डेबिट कितने से करेंगे, ये 90,000 और 80,000 ये इन्वेस्टमेंट वाला। ठीक है, कितना हो जाएगा, 1,70,000। ठीक है, थर्ड एंट्री, लैंड इन बिल्डिंग डेबिट 4,50,000, प्लांट इन मशीनरी डेबिट 3,80,000, स्टॉक डेबिट 3,50,000, डेटर डेबिट 2,60,000, बैंक डेबिट 40,000, पीएल डेबिट, बैलेंसिंग फिगर से लाएंगे इसको, टू लाइबिलिटीज लिखवाइए सारे, सिक्योर्ड लोन 3 लाख, टू सन्ड्री क्रेडिटर 1,70,000, और टू बिजनेस परचेज, बिजनेस मर्जर, टू बिजनेस मर्जर 11 लाख। अगर आपको ये वाली इन्वेस्टमेंट इसी एंट्री में राइट ऑफ करनी है तो इसी में कर लीजिए, और ज्यादा अच्छा यही होता है कि जैसे ही हम इस कंपनी के एसेट एंड लायबिलिटीज को ला रहे हैं, हम कहते हैं ये एसेट एंड लायबिलिटीज आई और ये वाली एसेट जो मेरे पास पहले से थी वो क्या हो गई, खत्म हो गई। तो जब आप लाने की एंट्री मार रहे हो ना, तभी इसको खत्म भी करो। तो हम यहां पे एंट्री कर रहे हैं टू इन्वेस्टमेंट, इतना कुछ आएगा तो ये मर जाएगा। ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट को हम खत्म कर दे रहे हैं हाथों हाथ इसी एंट्री के साथ। ठीक है, ये एंट्रीज आप समझ लीजिए एक सेपरेट एंट्री है, आप कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होइएगा। इस एंट्री का मतलब है पीएल डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। ठीक है, पीएल डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, लेकिन ये एंट्री हम मर्ज करा दे रहे हैं इसी में। रीजन बीइंग कि हम कहना चाहते हैं कि जिस पल ये एसेट एंड लायबिलिटीज आएंगी उसी पल ये खत्म हो जाएगा इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इसलिए हाथों हाथ कर रहे हैं इसको टू इन्वेस्टमेंट, अदरवाइज दिस इज अ सेपरेट एंट्री जिसका नाम है पीएल डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब आपने जो कंप्यूटेशन कर रखी थी, पीएल डेबिट कितने से हो रहा था, 90,000 रुपया, और हमने सिर्फ इसको भी राइट ऑफ करना है 80,000 रुपए का, तो कितना होना चाहिए, 90 और 80 170, हमारे हिसाब से 170 आया था। अब जरा पीएल का डेबिट बैलेंसिंग फिगर देख लो, 170 आना चाहिए। कोई परेशानी किसी को? अगर किसी बच्चे को दिक्कत लगती है तो वो अपने तरीके से कर लेगा। यहां पे क्या लिख देगा पता है, 90,000 रुपया इन्वेस्टमेंट हटा देगा और एक दूसरी एंट्री कर लेगा, पीएल डेबिट टू इन्वेस्टमेंट कितने से, 80,000 रुपया। ठीक है, चलिए अब बताइए और क्या करना है हमको। अब पेमेंट कर दें लिक्विडेटर्स को। चौथा, लिक्विडेटर्स ऑफ ए लिमिटेड डेबिट 16 लाख रुपया टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ये आप निकाले थे, जो पहला वाला कैलकुलेशन किए थे उसी के जस्ट नीचे निकला था। 11,25,000 शायद ये था। 11,25,000 रुपया 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 11,25,000
ये 18 लाख, हाँ हाँ ये 18 है। बताइए ये कितना था? 11,25,000 और 6,75,000। पांचवी एंट्री लिक्विडेटर्स ऑफ बी लिमिटेड डेबिट 11 लाख रुपया और 2 इक्विटी शेयर कैपिटल 2 सिक्योरिटी प्रीमियम। इनका बताइए 4 लाख कितना? 687,500, 687,500, 4,12,500। कोई कॉन्ट्रा आइटम ए और बी में आपस में डेटर क्रेडिटर बीआरबीपी ऐसा कुछ नहीं। नेक्स्ट आइटम अमलगमेशन का खर्चा। कोई अमलगमेशन के खर्चे की बात? कोई खर्चे की बात कहीं भी नहीं, खर्चे की बात नहीं हो रही है, बस खत्म हो गई जनरल इंटरेस्ट की। नाउ कमिंग टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ एबी लिमिटेड। एबी लिमिटेड की बैलेंस शीट बनाइए, ठीक है। इस क्वेश्चन में पीएल का जो बैलेंस बना है वो कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है, ठीक है ना। शेयर कैपिटल नोट नंबर 1, नोट 1 शेयर कैपिटल इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। अच्छा, दोनों का मिला के कितना शेयर हो रहा था? एक का था 11,25,000 और एक का था 6,87,500 ना। जोड़ के बताइए कितना हुआ? 18,12,500, ठीक है। तो नंबर ऑफ शेयर कितने हो गए?
1,81,250, 1,81,250 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, 18,12,500 ये हो गया। देन नोट 2 इज रिजर्व एंड सरप्लस। जरा सब बताएंगे नोट 2 रिजर्व एंड सरप्लस में कौन कौन सा रिजर्व आएगा मेरा? सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा, पुराना वाला भी जोड़ दे जो पहले से बैलेंस शीट में, और नया वाला भी। पुराना वाला खाली हो गया था, याद है ना सबको? पुराना वाला पूरा डिलीट हो गया था। नया वाला सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है बताइएगा जरा। नया वाला सिक्योरिटी प्रीमियम जो पीसी निकालते समय बनाए थे वो दोनों ऐड कर दीजिए। बोलो। 10,87,500। प्रॉफिट एंड लॉस पीएल, या दोनों पीएल जोड़िए तो। जब एसेट एंड लायबिलिटीज ला रहे थे तो पीएल डेबिट किए थे, कितना कितना था? दोनों मिला के 3,50,000। 3,50,000 ये निगेटिव बैलेंस है, भूलेगा नहीं कोई। दिस इज पीएल का डेबिट बैलेंस। लेस करके बताइए कितना आ रहा है रिजर्व एंड सरप्लस? हाँ, 7,37,500। अब एक बात हम और बताएंगे आप लोग को। मान लीजिए पीएल का ये जो निगेटिव बैलेंस है ये 10,87,500 से भी ज्यादा होता और ये पूरा बैलेंस निगेटिव आ गया होता, तो क्या यहां पे हम निगेटिव बैलेंस लिख देते? रिजर्व एंड सरप्लस माइनस इतना? यस, हम लोग रिजर्व एंड सरप्लस माइनस इतना लिख देते। ठीक है, कंपनीज एक्ट के हिसाब से शेड्यूल 3 का जो फॉर्मेट दिया हुआ है उसमें आप बैलेंस शीट की फिगर को निगेटिव में भी लिख सकते हो। ध्यान दीजिएगा, रिजर्व एंड सरप्लस उठ के यहां से यहां नहीं चला आएगा, जैसा पहले हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट में होता था कि हम पीएल का डेबिट बैलेंस अगर होता था तो कहां लिखते थे? यहां, और अगर क्रेडिट बैलेंस होता था तो कहां लिखते थे? यहां। लेकिन अब ऐसा नहीं है, रिजर्व एंड सरप्लस की यही जगह है और वो यही रहेगी। अगर फिगर निगेटिव है तो क्या निगेटिव फिगर लिखेंगे? यस, निगेटिव फिगर लिखेंगे। तो घबराइएगा नहीं, एग्जाम में कभी निगेटिव फिगर आ जाए तो लिख दीजिएगा, निगेटिव फिगर लिखी जाती है बैलेंस शीट में, अब मनाही नहीं है। चलो अब बोलो 10% डिवेंचर ये रहेंगे? हाँ। सिक्योर्ड लोन 3 लाख रुपया। और बोलो ट्रेड पेबल कितना? 260,170 मिला के जोड़ बताओ ना। 4,30,000। और अदर करेंट लायबिलिटी 60,000। टेंजिबल एसेट लैंड इन बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी इतना कुछ है, वर्क लेते हैं 3। लैंड इन बिल्डिंग 13,50,000। प्लांट एंड मशीनरी 5-3 8,80,000। इन्वेस्टमेंट हमने खत्म कर दिया था, ठीक है ना? बस यही है। कितना? 22,30,000। हाउ मच इज इन्वेंट्री? 5, 20, 3, 50, 8, 70। ट्रेड रिसीवेबल इज 4, 10 और 2, 60 मीन्स 6,70,000, 670। कैश एट बैंक इज 40, 30, 70,000। आई होप हमने सब लिख लिया है, एक बार देख लीजिए आप भी और जोड़ लगा लीजिए। 38,40,000, 38,40,000, 38,40,000। लास्ट कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं। अभी जो क्वेश्चन हम लोग ने किया उसमें एक कंपनी दूसरे कंपनी के शेयर होल्ड कर रही थी और आपने क्या किया था? दोनों कंपनी को अमलगमेट किया। अब हम क्या करने जा रहे हैं? 2 कंपनी होगी, दोनों एक दूसरे के शेयर होल्ड कर रही होगी और उन दोनों कंपनी को अमलगमेट करना होगा। तो ऐसे में हम पीसी कैसे देंगे?
ध्यान दीजिए, जब एक ही कंपनी होल्ड कर रही थी तो आपने पीसी कैसे दिया था? सिर्फ क्या हो रहा था वहां पे, ए लिमिटेड बी के शेयर होल्ड कर रही थी तो आपने पीसी पहले किसको रिलीज कर दी? ए को, और कहा कि बी के जितने शेयर वो होल्ड कर रहा है उतने की पीसी हम बी को नहीं देंगे, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए ए और बी दोनों एक दूसरे के शेयर होल्ड कर रहे हो तब क्या करेंगे? सिर्फ ए होल्ड कर रहा था इस क्वेश्चन में तो आपने क्या किया? ए को पीसी दे दी और फिर बी को थोड़ी सी पीसी कम दे दी, क्योंकि आपने कहा कि ए के साथ बी के जितनी इन्वेस्टमेंट थी वो भी क्या हुई? मेरे पास आ गई। लेकिन इफ ए एंड बी बोथ द कंपनीज आर होल्डिंग शेयर्स ऑफ ईच अदर, तो आप पीसी कैसे रिलीज कर देंगे? यही सीखने जा रहे हैं लास्ट क्वेश्चन में, ठीक है। मतलब हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं अमलगमेशन इन केस ऑफ इंटर कंपनी होल्डिंग। अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी के शेयर्स भी होल्ड करती है तो ऐसे केस में अमलगमेशन हम किस तरीके से कराते हैं, ठीक है। हेडिंग दीजिएगा, अमलगमेशन इन केस ऑफ इंटर कंपनी होल्डिंग। क्वेश्चन नंबर 22। इस क्वेश्चन से ही हम लोग सीखने जा रहे हैं कि पीसी कैसे कंप्यूट करते हैं इन केस ऑफ इंटर कंपनी होल्डिंग। A and B Limited decided to amalgamate themselves into SARC Limited. The following are their balance sheet as on 31st December 2009. Liability side में paid up capital, share capital 5 लाख, 4 लाख, जनरल रिजर्व 2 लाख, 1 लाख, 10% डिबेंचर 2 लाख और 1.5 लाख। एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट 1000 शेयर्स इन बी लिमिटेड, ए लिमिटेड के पास 1000 शेयर्स इन बी लिमिटेड है, कितने का? 1,30,000। और फिर देखिएगा बी लिमिटेड के पास 2000 शेयर्स इन ए लिमिटेड है, 2,10,000 रुपए का। सन्ड्री एसेट दोनों की। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन ऑफ ईच ऑफ दीज कंपनीज अंडर परचेज मेथड। अंडरलाइन कीजिए वर्ड अंडर परचेज मेथड एज पर AS 40। अब एक बात बताइए, हम लोग ए और बी को अमलगमेट करा के क्या बना रहे हैं? सार्क लिमिटेड। आप सार्क लिमिटेड हो, ठीक है। अब ये बताइए, आप सार्क लिमिटेड हो, ए और बी दोनों को अमलगमेट कर लोगे, दोनों ही कंपनियों को ले लोगे, तो क्या ए की जो इन्वेस्टमेंट है उसके लिए उसे ए को पैसे दोगे? ए के पास जो बी में इन्वेस्टमेंट है क्या उसके लिए पैसे देंगे? बिल्कुल नहीं। अरे हम ए और बी दोनों को खरीद के ला रहे हैं, ठीक है। तो ए से और बी से जितनी हमको नेट एसेट मिल रही है हम पैसा किसको देंगे? बस उतने का ही पैसा देंगे, ठीक है। किसको कितना देंगे इज इममटेरियल, ऐसे समझिए। हम ए लिमिटेड को ला रहे हैं और बी लिमिटेड को ला रहे हैं। इसकी नेट एसेट है 1 लाख रुपए की, इसकी नेट एसेट है 50,000 रुपए की, ठीक है। तो हम तो ए लिमिटेड और बी लिमिटेड को लाएंगे तो हम पीसी तो कितना देंगे? 1.5 लाख रुपए ही देंगे। लेकिन मान लीजिए बी लिमिटेड के पास ए लिमिटेड के 10% शेयर भी है। बी लिमिटेड के पास क्या है? ए लिमिटेड के 10% शेयर भी है। तो पता है हम क्या करेंगे? ए लिमिटेड को 1 लाख रुपया नहीं देंगे, ठीक है, बल्कि बी लिमिटेड को 1 लाख का 10% और दे देंगे। हम इसको दे देंगे 60,000 रुपया और इसको कितना दे देंगे? 90,000 रुपया। देंगे कितना? 1.5 लाख। सब कोई मेरी बात समझ पाया? फिर से रिपीट करते हैं। देयर आर 2 कंपनीज ए एंड बी और इन दोनों कंपनीज को हम ले रहे हैं। तो हम क्या करेंगे ये देखिए, ए की नेट एसेट है 1 लाख रुपया और बी की नेट एसेट है 50,000 रुपया। तो हम मोटा मोटी जो देने को तैयार है इन दोनों कंपनीज का मिला के कितना देने को तैयार है? 1.5 लाख, ठीक है। अगर इन दोनों की कोई इंटर कंपनी होल्डिंग नहीं होती तो सही मायने में हम इसको 1 लाख रुपया दे देते और इसको कितना दे देते? 50,000 दे देते। जिसकी जितनी नेट एसेट है उस कंपनी के शेयर होल्डर को उतना पैसा दे देते। लेकिन अगर मान लीजिए बी लिमिटेड ने ए लिमिटेड के 10% शेयर होल्ड कर रखे हैं, ठीक है। व्हाट इज दिस? ए लिमिटेड के, या ऐसे कह लीजिए बी के पास इन्वेस्टमेंट है ए लिमिटेड में 10% शेयर। बी लिमिटेड इज होल्डिंग इन्वेस्टमेंट 10% शेयर ऑफ ए लिमिटेड, ठीक है। तो ये बताइए 1 लाख रुपया का 1 लाख रुपया हम ए लिमिटेड के बाकी शेयर होल्डर्स को देंगे? नहीं, इसमें से 10% शेयर बी लिमिटेड के पास है और 90% किसके पास है? पब्लिक के पास, ठीक है। तो हम बी लिमिटेड को पता है कितनी पीसी दे देंगे? इस 1 लाख का भी 10% बी लिमिटेड को ही दे देंगे और इनके नेट एसेट का 50,000 इनको दे देंगे। यानी इनको कितना दे देंगे? 60,000 और इसको कितना दे देंगे? 90,000। आई बात समझ में? अगर अब दूसरी बात, आपने कहा सर इसको दे दीजिए 90,000 रुपया और इसको कितना दे दीजिए? 60,000 रुपया। क्यों 60,000 रुपया दे दीजिए? क्योंकि इसका 10% इसके पास है तो इसको 10% मिल जाना चाहिए ए लिमिटेड का, ठीक है।
अब एक बात बताइए, जब इसका 10% बी लिमिटेड के पास है और इसको हमने 10,000 रुपए बढ़ा के दे दिया इसी बात का, तो जो हमने नेट एसेट डिटरमिन की थी 50,000 रुपए, क्या वो शेयर को कंसीडर करते हुए की होगी? हमने जब इसकी बी लिमिटेड की नेट एसेट निकाली होगी तो ये 50,000 रुपए जब निकाले तो कैसे निकाले थे? क्या शेयर को भी, जो इन्वेस्टमेंट रखा था ए लिमिटेड का, क्या उसको भी एसेट की तरह ट्रीट किया होगा और जोड़ लगाया होगा? हां, बिल्कुल नहीं। अगर हमने उस शेयर को भी इन्वेस्टमेंट की तरह इसके एसेट में जोड़ लिया, तब तो शेयर का पैसा ऑलरेडी इस 50,000 में इंक्लूड हो गया इसका। फिर से बात समझिए, आइए देखिए, बी लिमिटेड के पास इन्वेस्टमेंट है 10,000 रुपए की, ठीक है। इसके पास कुछ एसेट्स हैं, ठीक है, एक्स अमाउंट, और इसके पास कुछ लाइबिलिटी है एक्स अमाउंट। हम जब ए बी लिमिटेड की नेट एसेट को कंप्यूट करेंगे तो नेट एसेट कंप्यूट करते समय अगर हमने ये 10,000 जोड़ लिया, ये एसेट जोड़ ली और ये लाइबिलिटी घटा ली, ठीक है, तो ये बताइए ए लिमिटेड में इसने 10,000 रुपए लगा रखे हैं, क्या इस बात का पैसा इसको मिल गया कि नहीं? तब तो मिल ही गया, ठीक है। यानी अगर हम कोई ऐसी कैलकुलेशन बोलते हैं जिसमें हम ये कहते हैं कि बी लिमिटेड के नेट एसेट है 50,000, ये 50,000 देंगे, और सिंस उसने ए लिमिटेड में 10% होल्ड कर रखा है इसलिए 10,000 अलग से देंगे, अगर ऐसा हम बोलते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? नेट एसेट निकालते समय क्या हमने इन्वेस्टमेंट को कंसीडर किया है? नहीं। पता है अब ये बात हम कब बोलेंगे कि हम 50,000 नहीं 60,000 देंगे? जब हम नेट एसेट कैसे कंप्यूट करेंगे? इतना, हम कहेंगे एसेट माइनस लाइबिलिटी, इससे हमको इतनी एसेट आई इतनी लाइबिलिटी आई, इसका बनता है कितना? अब सिर्फ इन दोनों को कंसीडर करके हम बोलेंगे 50,000 बनता है, तो हम कहेंगे 50,000 ये दे देंगे, और फिर क्या करेंगे? हम कहेंगे कि इसकी वैल्यू कितनी बनती है? 1,00,000, और 10% शेयर ये होल्ड किया हुआ है बी लिमिटेड, तो इसको 10,000 रुपया और दे देते हैं, और इसको कितना देते हैं? 90,000। आई बात समझ में सबको? अब दूसरी बात समझिए, लास्ट क्वेश्चन हम लोग ने कैसे सॉल्व किया था? लास्ट क्वेश्चन में हमने पूरी वैल्यू ले ली थी। क्या हमने नेट एसेट कंप्यूट करते समय इन्वेस्टमेंट को भी कंसीडर किया था कि नहीं? किया था। और जब हम इन्वेस्टमेंट को भी कंसीडर कर लेते हैं तब क्या होता है? अब देखिए, अगर हम ऐसे कंसीडर किए, इन्वेस्टमेंट इतना, एसेट इतना, लाइबिलिटी इतना, और नेट मिला के ये कितना हो गया? 50,000, ठीक है। तो अब हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं 50,000 रुपए जो हमने पे किया है वो किसका पे कर दिया है? इन्वेस्टमेंट का भी ऑलरेडी पे कर दिया। ए लिमिटेड में जितने इन्वेस्टमेंट थे उसका पे कर दिया, इसकी एसेट का पे कर दिया, ठीक है। तो अब 1,00,000 रुपए अगर इस ए लिमिटेड की पीसी बनती है तो इसको 1,00,000 नहीं देंगे, इसके में से कुछ घटाएंगे। कितना घटाएंगे? जो ऑलरेडी इसको पे कर दिए हैं, तो इसके में से बस 10,000 घटाएंगे, उधर जोड़ेंगे नहीं, और 90,000 हो जाएगा। ये किया था आपने लास्ट क्वेश्चन में। बात समझ में आई? तो जब हम एक कंपनी का ही शेयर दूसरी कंपनी में होता है तो जिसके पास शेयर होल्ड किया हुआ है उसको आप पूरा दे दो पेमेंट, और फिर क्या कीजिए, जितना आपको लगता है कि बी लिमिटेड के पास ऑलरेडी हेल्ड था उतने की पीसी यहां से घटा दो, ठीक है। लेकिन अगर ये इसके 10% होल्ड कर रहा है और ये भी इसके 10% होल्ड कर रहा है तब क्या करें? अब यही क्वेश्चन यहां पे देखना है, ठीक है। तो हम यहां पे क्या करेंगे? पहले तो उनके नेट एसेट जितना पैसा दे देंगे और फिर ये एडजस्टमेंट करेंगे कि इसका 10% इधर देते हैं, इसका 10% इधर देते हैं। पेड अप शेयर कैपिटल 5,00,000, 4,00,000, जनरल रिजर्व 10% डिवेंचर, इन्वेस्टमेंट दी हुई है, सन्ड्री एसेट्स दी हुई है, और आपको पीसी निकालना है परचेज मेथड में, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, इन दोनों कंपनी को अमलगमेट करके हम 7 लिमिटेड बनेंगे, तो इन्वेस्टमेंट तो मेरे लिए बेकार हो गई, ठीक है, दोनों कंपनियों की। जो मेरे हाथ में आएगा वो क्या आएगा? जल्दी बताइए। सन्ड्री एसेट्स आएंगे और उनकी 10% डिवेंचर की लाइबिलिटी आएगी, बस यही लगेगा मेरे हाथ। तो एसेट माइनस लाइबिलिटी करने के बाद जितना होता है उतनी हम पीसी देंगे। किसको कितना देंगे ये हम देखेंगे, किसका कितना इन्वेस्टमेंट है एक दूसरे की कंपनी में, ठीक है। (22) सबसे पहले कंप्यूटेशन ऑफ नेट एसेट।
एसेट्स 770 और 440, लेस 10% डिवेंचर 2 लाख और 1,50,000। देखिए मेरी हाथ में तो यही चीज लग रही है ना, ये लोग एक दूसरे के शेयर खरीदे हुए, उससे हमको क्या मतलब, हम तो दोनों कंपनी को ले रहे हैं, तो दोनों कंपनी के जितने नेट एसेट आएंगे वही मेरे हाथ लगा। अगर ये लोग किसी तीसरी कंपनी के शेयर रखे होते तो वो मेरे लिए भले इन्वेस्टमेंट होती। ये हो गया 570 और ये क्या हो गया 390, 290, 2,90,000। ठीक है, दिस इज योर नेट एसेट। अब देखिए हम पीसी टोटल कितनी देंगे पता है, टोटल पीसी यही होगी, हम इतना ही देंगे 570 प्लस 290, कितना हो गया 8,60,000, 8,60,000। अब एक बार हम इसी क्वेश्चन में अगर आपको ऐसे समझाते हैं कि मान लीजिए बस एक कंपनी दूसरे का होल्ड कर रही होती तो हम क्या करते। मान लीजिए बी लिमिटेड के पास ए लिमिटेड के 10% शेयर होते तो हम सीधा सीधा ये करते कि बी लिमिटेड को 290 दे देते और 570 का 10% इसको दे देते, तो 290 प्लस 570, और इसको कितना दे देते 570 माइनस 57,000। फिर से सुन लीजिए, अगर बी लिमिटेड ए लिमिटेड के 10% शेयर होल्ड करती तो अब हम क्या करते, इसका पूरा इसको दे देते 290 और 570 का 10% इसी को दे देते, मतलब 57,000 और दे देते इसको, और इसको कितना देते 570 माइनस 57,000। यही, अब इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं एक दूसरे में कितने शेयर हैं इनके पास। परसेंटेज होल्डिंग ऑफ ए लिमिटेड इन बी लिमिटेड। ए लिमिटेड का बी लिमिटेड में कितने शेयर हैं, ए लिमिटेड की होल्डिंग कितनी आपको यह बताना है। देखिए ए लिमिटेड होल्ड करता है 1,000 शेयर, ठीक है, आउट ऑफ हाउ मेनी शेयर्स ऑफ बी लिमिटेड 4,000। क्लियर है, परसेंटेज होल्डिंग ऑफ ए लिमिटेड इन बी लिमिटेड। ए लिमिटेड 1,000 शेयर हेल्ड करता है बी लिमिटेड में, 1,000 बी लिमिटेड के टोटल शेयर कितने हैं 4,000, यानी 25% होल्डिंग है। बस अगर क्वेश्चन यहीं पे खत्म कर देता ना, इंटर कंपनी होल्डिंग नहीं करता तो तुरंत सॉल्व हो जाता। ये क्या करना होता जल्दी बताइए, बस यहीं पे सॉल्व करना है। क्या करें, परसेंटेज होल्डिंग ऑफ ए लिमिटेड इन बी लिमिटेड इज 25%। ए लिमिटेड का बी लिमिटेड में 25% होल्डिंग है तो हम इसको 570 देते और 290 का 25% और देते, और इसको कितना देते 290 माइनस 25%। ठीक है, लेकिन बात इतने पे खत्म नहीं हो रही है, एक दूसरे में होल्डिंग है। परसेंटेज होल्डिंग ऑफ बी लिमिटेड इन ए लिमिटेड। बी लिमिटेड ए लिमिटेड में होल्ड करती है 2,000 शेयर, आउट ऑफ हाउ मेनी शेयर्स, आउट ऑफ हाउ मेनी शेयर्स 5,000 शेयर्स। ए लिमिटेड के टोटल 5,000 शेयर हैं, देखिए तो कितनी होल्डिंग है इसकी 40%। देखिए ए लिमिटेड का नेट एसेट बनता है 570 और बी लिमिटेड का नेट एसेट कितना बनता है 290। ठीक है, ए लिमिटेड बी लिमिटेड में 25% होल्ड करती है। ए लिमिटेड इज होल्डिंग बी इन बी लिमिटेड 25%। बस इतनी सी बात को देखिएगा, ए लिमिटेड बी लिमिटेड में 25% होल्ड करती है, इसका मतलब क्या हुआ बी लिमिटेड का 25% उठ के कहां आ जाना चाहिए ए लिमिटेड में, प्लस 25% आ जाना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं। नेक्स्ट बात देखिए, हम कहते हैं परसेंटेज होल्डिंग ऑफ बी लिमिटेड इन ए लिमिटेड इज 40%। इसका मतलब क्या हुआ बी लिमिटेड की होल्डिंग ए लिमिटेड में 40% है, यानी ए लिमिटेड का जितना भी पीसी बनता है उसका 40% पीसी किसको मिल जाना चाहिए बी लिमिटेड को।
यानी इसका 40% आ जाना चाहिए यहां। क्लियर है इतनी बात? नेक्स्ट बात देखिए, अगर हम ये कहते हैं बी से ए में 25% जाएगा और ए से बी में कितना जाएगा? 40%। ठीक है, अभी हम प्लस की बात कर रहे हैं। बी ए को 25% देगा तो ए में 25% क्या होगा? ऐड होगा। लेकिन बी में क्या होगा? 25% ये, लेस होगा। ठीक है, हम इधर जितना इसकी पीसी इसमें बढ़ाएंगे उतनी पीसी यहां पे क्या करेंगे? 25% की बी में से लेस भी करेंगे। ठीक है, अगर यहां से हम 40% पीसी यहां पे देंगे, ठीक है, तो फिर उतनी ही पीसी क्या करेंगे? ए में लेस भी करेंगे। जितना हम ऐड करेंगे उतना ही हम लेस भी करेंगे। तो आपको अब इक्वेशन दो डुअल स्टेज पे सॉल्व करने होते हैं। अब हम जितनी बात कर रहे हैं वो मैथमेटिकल बात हो गई। ठीक है, आपको क्या करना है? ए को 25% बी का लेना है और बी को ए का 40% लेना है, और फिर जितना लेना है उतना ही क्या करना है? देना भी है। ठीक है, यानी ए अगर बी का 25 लेगा तो अपने में से 40 क्या करेगा? देगा। ठीक है, अभी हम यहां पे बी के लेने की बात किए थे। ये ए ले रहा है, ये 25% ए ले रहा है और ये 40% बी क्या कर रहा है? ले रहा है। ठीक है, अगर ये बी ले रहा है तो ए दे भी तो रहा है। ठीक है, तो ए में से 40% घटाना और बी में से कितना घटाना? 25% घटाना, ये काम भी करना पड़ेगा। तो पहले इनको दिलाते हैं एक दूसरे का और फिर इनको क्या करते हैं? एक दूसरे से लेने का काम कराते हैं और फिर इनको कहेंगे देने का काम करो। ठीक है, तो पहले हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं जिसमें ए सिर्फ इससे लेगा। ठीक है, और बी क्या करेगा? ए से लेगा। और फिर हम इसको कहेंगे कि चलो अब तुम लोग देने का काम करो, पहले ले लो जितना जितना लेना है और फिर दे दो। Let the PC after taking share held in other company, A लिमिटेड की X और B लिमिटेड की Y, तो X इज इक्वल टू 5,70,000 प्लस 25% ऑफ Y। ये हमने क्या किया है? ए को हम कितना देंगे? 5,70,000 और 25% वाई का। ठीक है, अब वाई के कितना होगा? बी को कितना दे देंगे? 2,90,000 प्लस 40% कितने का? एक्स का। और इतना सॉल्व करने के बाद आपको एक दूसरा काम करना है, पता है? इसमें से हमको लेस करना होगा कितना? 40%, और इसमें से लेस कितना करना होगा? 25%। अब ये एक दूसरे से बस ले रहे हैं, जो दे रहे हैं वो, ये अगर 25% पा रहा है तो ये दे भी तो रहा है 25%, तो अभी घटाने का काम नहीं किए हैं, अभी बस लेने का काम कर रहे हैं। जब भी इक्वेशन में देना और लेना दोनों होता है तो एक साथ दोनों सॉल्व नहीं हो सकते। ठीक है, यू हैव टू सॉल्व वन बाय वन। चलिए सॉल्व कीजिए इसको। ये हो जाएगा x माइनस 0.25y इज इक्वल टू 570, और दूसरा वाला इक्वेशन है माइनस 0.4x प्लस y इज इक्वल टू 290। x और y एक तरफ ले लिए, रूपी वैल्यू एक तरफ ले लिए हैं। ठीक है, यही दोनों इक्वेशन को दूसरे तरीके से लिख दिया है बस हमने। अब एक काम कीजिए, कोई एक वेरिएबल को बराबर कीजिए x और y में से, ताकि हम उसे काट सकें। किसको काट लिया जाए? y को काट लिया जाए। तो इस वाले इक्वेशन में कितना मल्टीप्लाई कर दें? 4। इस वाले इक्वेशन में, पहले वाले इक्वेशन में 4 मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 0.25 इंटू 4 1 हो जाएगा ये y। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 4, तो 4x माइनस y इज इक्वल टू 570 इंटू 4,
22,80,000, ये हो गया इक्वेशन 3। अब एक काम कीजिए, एडिंग 2 and 3 कर दीजिए, एडिंग इक्वेशन 2 and 3। एडिंग इक्वेशन 2 and 3 करेंगे तो 4x और ये माइनस 0.4x है, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3.6x, प्लस y माइनस y ऐड करेंगे क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और इधर देख लीजिए 2280 और 290, बोलो 2570, x कितना, बोलो मन के सच्चों, 7,13,888, x की वैल्यू 0.888, तो 9 कर दो इसको। x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए किसी भी इक्वेशन में और y निकाल लीजिए। एक काम कीजिए, पहले वाले में ही सब्स्टिट्यूट कीजिए, तो 7,13,889 माइनस 0.25y इज इक्वल टू 5,70,000। जल्दी से देखें वैल्यू y की कितनी बता रहे हो आप, बोलिए 5,75,556। हाँ नहीं, आप कर लीजिएगा जैसे आप करना चाहती हो, देखिएगा कि आपका काम बन गया, ऐसा ही आंसर आ रहा है तो फिर भले कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, x हो गया और y हो गया, ये हम लोग ने निकाल लिया। पीसी बन रही है x वाली कितनी, मतलब a वाली, ऐसे समझिए a और b की। x लिख दीजिए a के अंदर में 7,13,889 और 5,75,556। सुनने में ना आसान लग रहा है कि 25% देना है, 25% लेना है, 40% देना है, 40% लेना है, ठीक है। माइनस, अच्छा ए ने कितना देना है, ए को कितना देना है ये बताइए। 25 ए लिया था, दिया कितना था 40, अब देने वाली बात करिए, 40 दिया था, 40 घटवाइए हमको इसमें से 40%, 7,13,889 का 40% घटाइए, टू अदर कंपनी, ये कितना देंगे ये घटा रहे हैं, 7,13,889 का 40% कितना हुआ, 2 लाख। गलत बोल रहे हो, चलो अच्छा मान ले रहे हैं, 2,85,556। अच्छा, अब बी कितना देगा, देखो एरो का निशान देखो, ये वाला जो निशान है, ये वाला, ये है लेने का, और ये वाला जो खाली है वो कौन सा है, देने वाला, ठीक है। बी वाले में देना कितना है, ये देखिए ये खाली वाला, ये दे रहा है, ये निकल के जा रहा है इसमें से 25%। तीर का मुंह जिस तरफ है वो लेने वाला है, ठीक है, और जिधर तीर का पूंछ है वो देने वाला है। तो पहले तीर का मुंह जिधर था वहां से हम लोग ले रहे थे लेने वाला काम, और अब तीर का पूंछ देख रहे हैं जो देने वाला है। 40% यहां, 25% यहां घटा है, इसका 25%, 143,889। बहुत सुंदर, जल्दी से बताएं अब ए का घटा के, 4,28,333, यही है पीसी पेबल, ठीक है। और जल्दी से अब बी का भी बता दे तो 4,31,667,
यही है पीसी पेबल। हमने एक दूसरे से पहले ले लिया और फिर जिसका जितना शेयर था उतना दे दिया, घटा के यही फाइनल पीसी आ गई, यही पेबल है। और जब जल्दी से देख लीजिए इन दोनों की जोड़, उन दोनों की नेट एसेट की जो जोड़ आई थी उसके बराबर होगा। जब जल्दी से चेक करिए तो जो हमने स्टार्टिंग में ही बता दी थी कि ना इतना नेट एसेट है, हम तो भैया इतना ही पे करेंगे, किसको कितना पे करेंगे बस वो बात निकाले यहां। हो रहा है इतना। सो दिस वाज ऑल अबाउट अमलगमेशन। आपने ये बल्कि चैप्टर को इस तरीके से कंप्लीट कर लिया।